अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर नई धमकी दी है। सीएनबीसी इंटरनेशनल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर नए और भारी टैरिफ लगाएंगे। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. और ताज़ा जानकारी के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण जी, ये ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, टैरिफ वॉर और बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब यह है कि टैरिफ वॉर और बढ़ेगा और अगले 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर एक बार फिर से भारत के सामान पर ड्यूटी वो बढ़ाने वाले हैं। कितना बढ़ाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि भारत के जो भी सामान यूएस जाएंगे उस पर ये बढ़ी हुई ड्यूटी लागू होगी। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि 25% ड्यूटी लगाएंगे भारत के सामानों पर। वो 25% की ड्यूटी लगने की जो मियाद है वो 7 तारीख से शुरू हो रही है, यानी 7 अगस्त से इस पर 25% ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी भारत के जो सामान यूएस जाएंगे। अब ट्रंप ने ये कहा है कि अब और उस 25% में बढ़ोतरी की जाएगी। ये ऐसा किया जाएगा क्योंकि रूस के साथ जो तेल खरीदते हैं उसके बदले में जो पेनल्टी लगाने की बात की गई थी, शायद वो इसी पेनल्टी के तौर पर ड्यूटी बढ़ाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है किन किन प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगेगी, किन किन प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी जो 25% ड्यूटी लगने की बात है 7 तारीख से, उसमें फार्मा नहीं शामिल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स शामिल नहीं है, कई सारे प्रोडक्ट को वहाँ पे छूट दी गई है। कुल मिलाकर जितने सामान हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उसके आधे सामान पर ड्यूटी अभी नहीं लगती, एग्जेम्पशन है। अब ये जो ड्यूटी में अधिक ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं उसमें एग्जेम्पशन रहेगा कि नहीं रहेगा, और जब तक कि उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आता तब तक कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने एक बात और कही जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, भारत पर आरोप लगाया कि रूस के साथ वो तेल खरीद रहे हैं और तेल खरीद करके वो खुले बाजार में बेच रहे हैं, भारी मुनाफा कमा रहे हैं, और इससे उसने अपनी नाराज़गी जताई थी और कहा था कि इसकी वजह से हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं भारत पर। लेकिन भारत ने इस बार पहली बार हुआ कि बहुत जल्द, तुरंत में कुछ ही घंटे बाद भारत ने इस पर करारा जवाब भी दिया और भारत ने कहा कि अमेरिका के जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है कि हम तेल खरीद करके खुले बाजार में बेचते हैं। भारत ने यहाँ तक कहा कि रूस के साथ सिर्फ हम ही सामान नहीं खरीद रहे हैं, यूएस खुद वहाँ पे सामान खरीद रहा है और उसकी पूरी लिस्ट भारत ने अपने बयान में दिया था। रूस से यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका, ईवी के लिए पैलेडियम खरीद रहा है अमेरिका, रूस से फर्टिलाइज़र केमिकल खरीद रहा है अमेरिका, इसलिए अमेरिका सिर्फ भारत को सिंगल आउट न करे। उस बयान में ये भी कहा गया कि कच्चा तेल सिर्फ भारत नहीं खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है, और यूरोपियन यूनियन को भी भारत ने आड़े हाथों लिया कि जितना कारोबार भारत करता है उससे ज़्यादा कारोबार तो यूरोपियन यूनियन करता है रूस के साथ। तो रूस के साथ भारत के कारोबार को लेकर के जो आवाज़ उठाई गई थी उसका ये भारत ने करारा जवाब दिया, और रूस ने उधर से जवाब दिया है कि कौन सा देश किसके हमारे साथ कारोबार करेगा उसका बिल्कुल व्यक्तिगत या सोवरेन राइट होता है। तो मुझे लगता है कि अब पूरा टैरिफ वॉर एक नए आयाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में क्या है भारत की रणनीति, जानने के लिए देखिए आज का आवाज़ अड्डा। ट्रंप का टैरिफ वॉर, भारत का पलटवार, शाम 7:57 पर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनियां इस वक्त जमकर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टैरिफ लागू होने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने अपने एक्सपोर्ट को 50% तक बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के सामने एक बार फिर से अनिश्चितता खड़ी हो गई है। टैरिफ लगने से पहले ही अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री ने अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अप्रैल से जून तक एक्सपोर्ट में 47% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तिमाही में करीब $12.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को फिलहाल सेक्शन 232 के तहत छूट मिलती है। 14 अगस्त के बाद सेक्शन 232 की रिव्यू बैठक होगी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पर छूट जारी रखने की मांग करेगा।
ऐसी सिचुएशन में हम एक्सपोर्टर्स सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे आए और जो कॉस्ट डिसेबिलिटी फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के हैं उनको देखते हुए फॉर ए लिमिटेड पीरियड जब तक बीटीए नहीं हो सकता थोड़ा सपोर्ट अगर गवर्नमेंट कर देगी तो जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट फ्लोइंग हो जाएंगे, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज इस समय थोड़ा सी चिंता की बात हो रही है। इधर ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपना रुख कड़ा करना शुरू कर दिया है। भारत ने कड़े शब्दों में ट्रंप की धमकी के आगे झुकने से इनकार भी कर दिया है और एक बड़ा बयान जारी किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और डायरी सेक्टर से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, ना ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील की राह आसान नहीं दिख रही है। सेक्शन 232 की रिव्यू बैठक में अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को आगे भी छूट मिलती है तो ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए फायदे की बात होगी। असीम मंचंदा, दिल्ली। और अब बात करते हैं मार्केट की। आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। सेंसेक्स 308 पॉइंट गिरा, निफ्टी 73 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ ट्रेड वॉर को लेके, तो उस वजह से आज बाजार में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। कल ट्रंप की तरफ से लेटर आया था जिसके बाद इंडिया ने रिवर्ट किया और कल की एक भारी तेजी के बाद आज बाजार में हमें गिरावट का सामना करना पड़ा है। अब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा था जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो इस टाइम पे अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो टाइटन ने अच्छे खासे गेन्स दिखाए। इंडसइंड बैंक यहाँ पे जो एमडी सीईओ है वो उनको नियुक्त कर लिया गया है, जिसके बाद तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी 0.25%, एसबीआई लाइफ में भी 0.2% का इजाफा रहा है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्री और इन्फोसिस में आज जो पेन है, यानी कि बिग बॉयज में आज एक पेन दिखाई दिया है। इस टाइम पे मिड कैप की बात करी जाए तो सुंदरम फाइनेंस में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। सोलार इंडस्ट्री 4%, फैक्ट में करीबन 0.4% और मसगांव में भी करीब 3% का हमें उछाल देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बीएससी यहाँ पे करीबन 5% की कमजोरी, बायोकॉन 3% की, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम 2.5% का डाउनसाइड और कोफोर्ज में भी करीब 2.5% की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। तो बीएससी में आज करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट रही। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी हटा सकता है, घटा भी सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय और सेबी में बातचीत चल रही है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं यश जैन। तो हमने पहले भी ये रिपोर्ट किया है सीएनबीसी आवाज़ पर भी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी का इंटेंशन रहा है कब से, और वो इस चीज़ पे विचार कर रहा है कि कैसे ऑप्शंस वॉल्यूम को कम किया जाए, स्पेकुलेशन को कम किया जाए और कैश मार्केट वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। अब जो नया हुआ है और हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस कोशिश में लग चुका है। हाँ, हमें अपने सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने सेबी से डिस्कशन किया है इस पे कि क्या तरीके हो सकते हैं ऑप्शंस वॉल्यूम को कम करने के लिए और स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का मानना ये है कि जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है या एक्सेसिव सट्टेबाजी जो है वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो खाली स्पेकुलेशन है, ना हेजिंग पर्पस में वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है और सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को के विचार मांगे हैं इस डिस्कशन में कि क्या तरीके हो सकते हैं इस ऑप्शंस वॉल्यूम को कम करने के लिए। हमें अपने सेबी के सूत्र बताते हैं कि सेबी भी कुछ चीज़ों पे विचार कर रहा है जिससे ये ऑप्शंस वॉल्यूम कम हो सके। सबसे बड़ी चीज़ जो सेबी विचार कर रहा है वो ये है कि जो वीकली एक्सपायरी होती है, जो हर हफ्ते जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है उससे बंद कर दिया जाए और उसकी जगह पे फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में एक्सपायरी रखी जाए, या अगर उससे भी एक स्टेप आगे का अगर सेबी विचार कर रहा है तो ये है कि मंथली यानी कि महीने में सिर्फ एक एक्सपायरी रखी जाए। दूसरा जो प्रपोजल है जिस पे सेबी विचार कर रहा है वो ये है कि कैश मार्केट का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसे कैसे कम किया जाए। एक और चीज़ सेबी गवर्नमेंट को ये भी प्रपोज कर सकता है कि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस पे लगता है उसे भी कम किया जाए। इससे होगा ये कि एक इंसेंटिव मिलेगा कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस को ऑप्शंस मार्केट ट्रांजैक्शन पे, और
इससे ये होगा कि कैश मार्केट वॉल्यूम बढ़ते दिखेंगे एज अगेंस्ट ऑप्शंस वॉल्यूम। हमें अपने सूत्र बताते हैं कि सेबी इस पे विचार करेगा और उसके बोर्ड में विचार करने के बाद एक कंसल्टेशन पेपर आ सकता है जिसका स्टेक होल्डर व्यूज लेने के बाद उस पर रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। इधर 4 अगस्त से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है और कल यानी 6 अगस्त को सेंट्रल बैंक ब्याज दरों का फैसला लेगा। इसी पर हमने आवाज़ एमपीसी में अपने खास मेहमानों से जानना चाहा कि क्या कल एक बार फिर आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है। क्या कहा एक्सपर्ट्स ने पैनल ने, तो बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। कल जब बातचीत हो रही थी तो एक बात थोड़ी सी आश्चर्यजनक ही लगी कि पहले तो हमारे 2 इकोनॉमिस्ट बोले कि हाँ हम मानते हैं कि रेट कट होगा। अदिति नायर उसमें शामिल थी और डी के जोशी साहब शामिल थे। हालांकि जयेश मेहता जी पहले एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बातचीत करते करते उन्होंने भी कहा कि अब मुझे भी लग रहा है कि रेट कट आना चाहिए। एंड द रीज़न बीइंग उनका मानना है कि शायद जिस तरह का पूरा माहौल बन गया है और ख़ास तौर पे जो ट्रंप साहब रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसके चलते आरबीआई के लिए अनसर्टेनिटीज़ आगे ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और चीज़ें उनके हाथ में हैं वो मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। और चूंकि ग्रोथ भी दिख रही है उनको कि अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं है, थोड़ा और पुश लगेगा तो वो ग्रोथ के लिए एक रेट कट दे सकते हैं। ये उनका रीज़न था। आगे हो सकता है कि क्रूड ऑयल और तमाम दूसरी चीज़ों से और टैरिफ के दूसरे मैटर्स से थोड़ा इन्फ्लेशन पे दबाव आए जो कि ईयर एंड तक दिखने लगेगा, तो तब मौका नहीं बनेगा। इस बार मौका बन सकता है, तो शायद आरबीआई इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। तो तीनों ने यूनानिमसली कहा है कि रेट कट देखने को मिल सकता है। कितना मिल सकता है पहले से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब ये जो हम एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं ना 25, 50, शायद इससे आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट वो मीडियन होगा जहां पर उनका एक्सपेक्टेशन है। बाकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टांस चूंकि पहले ही पिछली पॉलिसी में बदला है, न्यूट्रल पे आए हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ आरबीआई नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये सुनना कि आगे इस बदलते माहौल को आरबीआई कैसे देख रहा है। ट्रंप का टैरिफ बम, कितने तैयार हैं हम? ग्लोबल ट्रेड वॉर है जारी, FIIS की बिकवाली भी भारी। गिरते रुपए को है थामना, ग्रोथ को भी है सुधारना। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या लगाएगा जोर? बाजार, इंडस्ट्री, पब्लिक भी कहे वंस मोर। देखिए क्रेडिट पॉलिसी की महा कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से धराली इलाके में जबरदस्त तबाही हुई है। कई घर और होटल मलबे की चपेट में आ गए हैं। तबाही की खौफनाक तस्वीरें आज ही हर तरफ चीख पुकार मच गई और हादसे के बाद कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल SDRF, NDRF, आर्मी, लोकल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। बहाव इतना तेज था कि अभी कितने लोग फंसे होंगे, कितने लापता, ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। सरकार की प्राथमिकता वहां फंसे लोगों को बचाना है। ITBP की 3 कंपनियों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। NDRF की बचाव टीम को घटनास्थल पर एयरलिफ्ट किया गया है। आर्मी के हर्षिल कैंप के पास की ये घटना है। धराली गांव देहरादून से करीब 218 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा आया और हर तरफ मलबा अब नजर आ रहा है। आर्मी की टीम घटना के 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी। 150 भारतीय सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम भी मौके पर है। काफ़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस साल के अंत तक देश के कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF सिस्टम पर काम कर रही है। इस सिस्टम में टोल अपने आप कट जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, सरकार एक बैरियर फ्री हाइब्रिड टोलिंग व्यवस्था पे काम कर रही है जिसका नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो। इसमें आपको टोल प्लाजा पर आप क्रॉस जरूर करेंगे लेकिन वहां रुकने की जरूरत नहीं। आप तेजी से अपनी गाड़ी लेकर टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं। दरअसल ये काम कैसे करेगी, तो 2 टेक्नोलॉजी को मिला के बनाई गई है। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन जिसका हो चुका है, और दूसरा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इन दोनों को मिला के बनाई गई है ये टेक्नोलॉजी। दरअसल जो टोल प्लाजा की एंट्री है उसके
उसके छत पर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन रीडर्स लगाए जाएंगे, जो चाहे कितनी भी तेज़ी से गाड़ी आ रही हो उसको वो रीड कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसके आधार पर उसकी टोलिंग होगी। फिलहाल सरकार ने कुछ स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पे इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके आधार पे जो स्टडी है उसका जो रिजल्ट होगा उसके आधार पे वो आगे से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि घोरियासी, घरौंदा, नेमिली, बिजवासन, पंचगांव, मनोहरपुरा, शाहजहांपुरा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फिलहाल इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है वो इसे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे इन जगहों पे और उसके आधार पर फिर बाकी देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो पेमेंट है वो कैसे होगा, तो पेमेंट आपका अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो फास्टैग से आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा जब आप जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद। और अगर मान लीजिए आपके पास फास्टैग नहीं है या आपके फास्टैग में काफ़ी बैलेंस नहीं है तो पेमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए ई नोटिस की व्यवस्था है। 24 घंटे के अंदर अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको एक नोटिस आएगा। अगर आप फास्टैग यूज़ नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको फिर ई नोटिस आएगा जहां पर आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 15 दिनों तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक उसका रिमाइंडर दिया जाएगा, एक दूसरा जो है ई नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता है, एक समय दी जाएगी, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि फिर आपके जो वाहन रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो पीयूसी हो, चाहे री रजिस्ट्रेशन हो, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको तब तक के लिए हॉल्ट किया जा सकता है जब तक कि आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं। हालांकि अगर कुछ विवाद है इस तरह का तो जो एनआईसी है वो एक पोर्टल बनाएगी जिसमें आप तमाम जो विवाद है उसका समाधान कर सकते हैं। फिलहाल सरकार इस व्यवस्था पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और अगले कुछ महीनों में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सांसदों ने सेना के शौर्य का सम्मान किया और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। हर हर महादेव की गूंज। ये तस्वीरें उस यादगार लम्हे की हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। पूरा माहौल उत्साह और असीम ऊर्जा से भरा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने आतंकियों को सजा दी लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने भारत की लगातार बढ़ती सामरिक ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश ने देख लिया है कि हमने पीओके और पाकिस्तान की जमीन पर आतंक को मिटाया है। ये नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। यानी बैठक में ये संदेश साफ था कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले पर खामोश नहीं बैठेगा। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग कर पछता रहा है। तथ्यों के जरिए सरकार ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां संविधान का पूरा अधिकार लागू किया। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का भी जिक्र किया और कहा कि इसी दिन राम मंदिर का भव्य पूजन हुआ और इसी दिन धारा 370 हटाई गई। उन्होंने कहा ये तारीख भारत की वैचारिक जीत और राष्ट्र शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। पीएम मोदी ने बैठक में सभी सांसदों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में 3 प्रमुख अभियान चलाएं।
पहला 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को जोश और जनता के साथ मिलकर चलाएं। दूसरा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएं। और तीसरा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। इस आधुनिक भवन में विभिन्न मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और दक्षता बढ़ेगी। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, MSME और DOPT जैसे प्रमुख मंत्रालय जल्द ही यहां शिफ्ट होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस हाईटेक बिल्डिंग में बिल्डिंग मैनेजमेंट और CCTV सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस वक्त हम उसी कर्तव्य भवन 3 के अंदर हैं। और सबसे पहले जहां मैं आपको लेकर आई हूं, ये बिल्डिंग कमांड सेंटर है। कहा जाए कि पूरी बिल्डिंग की नब्ज यही है, क्योंकि यहीं से ही पूरा फायर कंट्रोल और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंज्यूम की जा रही है, लिफ्ट और एस्केलेटर काम कर रहे हैं या नहीं, इंडोर एयर क्वालिटी किस तरह की है, एनर्जी मीटर क्या है, लिफ्ट में किस तरह की व्यवस्था है। तो पूरा जो बिल्डिंग का मैनेजमेंट है वो यहीं से ही देख रेख किया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूं उस जगह जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी इस कर्तव्य भवन 3 के अंदर और बाहर। चलिए, कर्तव्य भवन 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं, वही भवन जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आखिर क्या कुछ खास है इसमें, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो जगह मैं आपको लेकर आई हूं जहां से इस पूरी बिल्डिंग में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। 24/7 यहां पर लाइव मॉनिटरिंग होगी। 700 कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हैं, जो यहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी आवाजाही पर पूरी नजर रखी जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन हैं, ये मॉनिटर किया जा रहा है जो मेन गेट है, एंट्री है, जो लॉबी है, और ना सिर्फ इतना बल्कि बाहर का जो रास्ता है जहां पे कर्तव्य पथ है, ऊपर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का आपको तस्वीर दिखाई दे रहेगी। वहां पर भी किस तरह की मूवमेंट है इस पर भी यहीं से ही नजर रखी जाएगी, क्योंकि कर्तव्य भवन 3 की बात करें तो ये काफी हाईटेक बिल्डिंग है और सभी बड़े मंत्रालय यहां पर कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मंत्रालयों की बात करें तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, DOPT, MSME और दूसरे जो मंत्रालय हैं जल्द ही यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर CISF ने मोर्चा संभाल लिया है, लगातार यहां पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने CNBC आवाज पर देखी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों पर अपडेट रहिए, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी। नमस्कार।